नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा और इस तरह से अपने इस क्लास को और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश किया है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट देखिएगा। इससे पहले भी अपनी बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा और फेसबुक पेज पर भी देख लीजिएगा। फेसबुक पेज पर सारी क्लास अपनी लाइव रहती हैं। तो अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर नए हो तो कृपया इसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए, यानी एक शिक्षक है जो आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों पर कहाँ पर ले जाता है, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों बना सकता है? तो देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अपन ऑप्शन देख लेते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए ये अति आवश्यक है। क्या कह रहा है कि क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए अति आवश्यक है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? और खा ऑप्शन है, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के विवरण सभी विषयों में आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। और देखो सी ऑप्शन है अपना, उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए अच्छा अवकाश होगा, साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए बेहतर अवसर होगा। तो देखो अपना आंसर कौन सा होगा। एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए क्या करता है, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं इसलिए अति आवश्यक है। ठीक है, आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों को आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। देखो भ्रमण क्या है, सब जगह है। ये गणित की रोजाना कक्षा के लिए, जरूरी नहीं कि आप गणित विषय पढ़ा रहे हो तो रोजाना कक्षा के लिए अवकाश होगा तभी आप भ्रमण होगा। क्या और विषय की कक्षाओं के लिए आप भ्रमण नहीं कर सकते? तो ये तो वैसे भी ऑप्शन सही नहीं है। अभी क्या उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिए? क्या किसी स्कूल में सिलेबस जल्दी पूरा कर लेते हैं तो क्या उसे ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण की योजना बनाने के लिए ऐसा कोई बाध्य है या ऐसा करना चाहिए, या ऐसा कोई अपने उसमें पठन पाठन की कोई योजना है? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये भी अपना गलत है। और सीबीएसई द्वारा अनुसूचित किए गए हैं, अनुसूचित किए गए इसलिए अति आवश्यक है। अनुसूचित तो किए गए लेकिन अति आवश्यक नहीं है। तो ये अपने कौन सा आकार किसी भी वस्तुकला का अभिन्न अंग होता है, इस तरह के भ्रमण सभी विषयों को आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो अगला प्रश्न देखो बोर्ड पे, सूत्रों की स्थापना। आप देखो सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है? क्या निगमन विधि है, योजना विधि है, आगमन विधि है या व्याख्यान विधि है? कौन सी है? तो गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? निगमन विधि है या योजना विधि है या आगमन विधि है? देखो ये ऑप्शन है बी ऑप्शन और सी आगमन विधि, व्याख्यान विधि। कौन सा आंसर सही है अपना? तो देखो अपन इससे पहले बता भी चुका हूं मैं कि गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? अपनी आगमन विधि उपयुक्त है। ठीक है ना, अपनी कौन सी विधि? आगमन विधि उपयुक्त है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? तो गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ को आकर्षक व रुचि बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। तो देखो कौन सा एक उपयोग नहीं है, उपयोगी नहीं है, उपयोग नहीं है। देखो पाठक को आकर्षक रुचि बनाना ये भी उपयोग है, मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री, छोटी कक्षाओं के लिए बालकों के विकास हेतु क्या सहायक सामग्री उपयोग है, लेकिन उपयोग नहीं है। नवीन भाषा शैली का ज्ञान ये उपयोग नहीं है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है।
4 ऑप्शन दिए हैं, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में आंसर भी देते रहिएगा, इससे सेल्फ परीक्षण भी हो जाएगा और साथ में मेरे आंसर से भी मैच कराते रहिएगा। इससे लास्ट में आपको इतना भी पता चल जाएगा मेरे कितने क्वेश्चन सही थे। देखो, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर है, स्थूल से सामान्य की ओर है, या करके सीखना है, या इनमें से कोई नहीं। गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत कौन सा है? गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है, क्या है? देखो, प्रयोगशाला, ये क्या है? प्रयोगशाला विधि का क्या सिद्धांत है? करके सीखना। हमेशा प्रयोगशाला में क्या होता है? करके सीखना ही होता है, इसे लैब बोलते हैं। तो गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का क्या सिद्धांत है? करके सीखना। ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, देखो, कक्षा में, अब इसको देखते हैं अपन। कक्षा में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज परिभाषित करने के लिए कहती है। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, और सभी परिभाषाओं को कंटेक्स्ट को समझने में सहायता करना, और परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, यह सभी परिभाषाओं को कंटेक्स्ट को समझने में सहायता प्रदान करना, या डी ऑप्शन है, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना इसमें? तो देखो, अपना सही होगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, पहला ही वाला, कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज परिभाषित करने के लिए कहती है। विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना है। अगला प्रश्न है, देखो, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? क्रियात्मक आधारित उपागम है, या अनुमान लगाना है, या व्यापक अभ्यास है, या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग है। देखो, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है, क्या शामिल है? क्रियाकलाप का आधारित उपागम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो देखो, इसका अपना सही आंसर होगा कब वाला? क्रियाकलाप आधारित उपागम, ये वाला अपना सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखो अपना, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध, क्या क्या है? यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों के वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने में, और गणित परिषद पट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने में। कौन सा आंसर सही होगा? आप फास्ट आंसर दीजिएगा और बताइएगा कौन सा अपना आंसर हो सकता है। आप कमेंट्स बॉक्स में भी जल्दी कमेंट्स करते जाइएगा। तो देखो, अपना है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो देखो, क्या परिवर्तन हो जाता है? तो आकृतियों के वर्गीकरण करने में क्या होता है? परिवर्तन होता है। व्यवहार में आकृतियों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो जाते हैं वो, ठीक है ना। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है। क्या है? पृथ्वी गतिशील है, सूर्य स्थिर है। ये सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ कौन थे? भास्कर प्रथम थे, या ब्रह्मगुप्त थे, या श्रीधराचार्य थे, या आर्यभट्ट प्रथम थे? तो देखो, पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो ये आर्यभट्ट। कौन से थे इसमें? आर्यभट्ट प्रथम थे। कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? ये वाला आंसर सही हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम थे। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर कीजिएगा, उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आ गया, कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 + 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या को हल नहीं निकाल सकते कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। इसका कारण है विद्यार्थियों का भाषा का विकास बहुत खराब है। यह है समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है।
यह अगर भिन्न की संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। और डी ऑप्शन है, विद्यार्थियों इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। तो अपना सही आंसर होगा भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं, यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, साक्षात्कीकरण के स्तर पर या विश्लेषणात्मक स्तर पर या अनौपचारिक स्तर पर या निगमन स्तर पर है। विद्यार्थियों की ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो कौन सा होगा इसमें अपना सही आंसर कौन सा होगा। अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो इसमें विश्लेषणात्मक स्तर पर है, ये अपना आंसर होगा। तो आज अपन 10 क्वेश्चनों को करते हैं, यहीं तक करते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे गरीब लोग और भी गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके, जिससे भी इस निःशुल्क क्लास का और भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।